ये माना जाए कि खनन नीति के कारण धामी सरकार पे बहुत लांछन लग रहे हैं। वास्तव में 2024 में घातक सिद्ध होने वाली है खनन नीति। अभी पूर्व औद्योगिक सलाहकार रंजीत रावत जी ने बकायदा वीडियो दिया हमें कि किस तरीके से रात में खनन हो रहा है। मान लीजिए कि वो खनन चोर थे, मान लीजिए, लेकिन आप भी तो वही कर रहे हैं ना। उनके पाप से आपके पाप कैसे छिप जाएंगे। सर 15 नवंबर से पहले खुशी खुल गई और 15 फरवरी तक ट्रांसपोर्टर बेचारे उनके वाहन वैसे खड़े रहे, यानी लाखों करोड़ रुपए का राजस्व का नुकसान हुआ इसी खनन नीति के कारण। आपने कहा कि नकल अध्यादेश लगा के माकन धामी ने अपनी ईमानदारी की मिसाल पेश की है, तो सीबीआई जांच क्यों नहीं करवाने देते। ये जानना है कि आपके अगर मुख्यमंत्री इतने ईमानदार हैं तो उन्होंने रामनगर के तराई पसी वन प्रभाग के ईमानदार डीएफओ को 3 महीने में ट्रांसफर कर दिया। कयास लगाए जा रहे हैं कि मुख्यमंत्री को बदले की संभावना बढ़ गई है। सन 2024 के चुनाव के लिए आपने कमर कस ली है, लेकिन अंकिता भंडारी जैसे जो कांड हुए उसमें यह कहा गया कि कहीं ना कहीं संघ भाजपा की कोई संलिप्तता है, इस कारण से मौन कर दिया गया है। ऐसे में 2024 का चुनाव कैसे जीतेंगे आप? कि आपकी पार्टी का कोई बड़ा मेंबर इसमें जुड़ा हुआ मिला तो आप उसमें पार्टी का साथ देंगे या उत्तराखंड का हित का साथ देंगे? हाय, मैं रवि के बिंदास बोल में आपका स्वागत है। उत्तराखंड की राजनीति गरमाई हुई है जब से भगत सिंह कोश्यारी जी वापस आए हैं। उत्तराखंड में भ्रष्टाचार चरम पे ऐसे लोगों का मानना है, खासकर खनन के मामले में सरकार की नीति जबरदस्त रूप से फेल है। तो हमारे सामने मौजूद है पूर्व दर्जाधारी राज्य मंत्री बंसल जी। सर, आपका स्वागत है चैनल में। धन्यवाद। सर, क्या ये माना जाए कि खनन नीति के कारण धामी सरकार पे बहुत लांछन लग रहे हैं? वास्तव में 2024 में घातक सिद्ध होने वाली है खनन नीति? ऐसा नहीं है। खनन नीति 2020 हमारे यहाँ लागू है। खनन नीति 2020 जब से लागू है तो सब चीजें निष्पक्षता से हो रही हैं। ऐसा कहीं नहीं है कि ये विरोधियों का कहना है कि खनन में ऐसा हो रहा है और वहां पर चोरी हो रही है। ऐसा कहीं नहीं है, कहीं पर मुझे तो नहीं दिखता है। मैं भी खनन व्यवसाय से जुड़ा हल्द्वानी में हूँ और गोला की भी अनुमति हमारी 28 तारीख पर मुख्यमंत्री जी कल गए हैं दिल्ली भूपेंद्र यादव जी से, तो उन्होंने मुलाकात करी माननीय केंद्रीय मंत्री जी से। मुझे ऐसा लगता है कि 28 तारीख के बाद से अगले 10 वर्षों के लिए हमें अनुमति मिल जाएगी। बहुत संजीदगी से माननीय मुख्यमंत्री जी हर विषय को रख रहे हैं। जहां तक भ्रष्टाचार की बात है तो उस पर उन्होंने लगातार वार करा है। अभी उन्होंने भर्तियों में भी आपने देखा इतना कड़ा सख्त कानून, नकल विरोधी कानून लेके आए हैं। सर, मैं वहां पे भी आऊंगा। मुझे जानना है कि आपने कहा कि खनन नीति पे माननीय नैनीताल हाई कोर्ट ने इसको 2000 करोड़ से अधिक का राष्ट्रीय टैक्स से बड़ा घोटाला बताया। दूसरा, अभी पूर्व औद्योगिक सलाहकार रंजीत रावत जी ने बकायदा वीडियो दिया हमें कि किस तरीके से रात में खनन हो रहा है, गाड़ियां चल रही हैं और इवन जो मशीनें होती हैं जो अलाउड नहीं है, जो आपदा के समय चलती, वो वहां चल रही थी वहां पे, तो इस तरीके की साफ देखी जा रही है। देखिए, आप उनकी बात कर रहे हैं जो पूर्व राज्य सलाहकार हैं रंजीत रावत जी, वो तो खुद ही खनन से बहुत बड़े जुड़े हुए थे। उन्होंने हरीश रावत जी की सरकार में क्या करा है ये सबको पता है, सबको विदित है। वो अगर ये कहें कि खनन के कार्य में कोताही हो रही है और भ्रष्टाचार हो रहा है तो ये उनके मुंह से अच्छा नहीं लगता। सर, मान लीजिए कि वो खनन चोर थे, मान लीजिए, लेकिन आप भी तो वही कर रहे हैं ना। उनके पाप से आपके पाप कैसे छिप जाएंगे। मैंने नहीं कहा खनन चोर है, लेकिन अगर कहीं पर गलती हुई है या कहीं पर हो रही है या प्रशासन की अनदेखी है तो उसमें माननीय मुख्यमंत्री जी ने अभी हल्द्वानी में आए थे, उन्होंने बैठक ली थी अधिकारियों को और उन्होंने बहुत सख्त निर्देश इस बात के दिए हैं कि अगर कहीं पर भी ऐसी कोई घटना होती है तो उसको इमीडिएट रूप से आप उसे रोकेंगे, नहीं तो मैं आप लोगों के खिलाफ कार्रवाई करूंगा। ये उन्होंने सख्त संदेश अभी हल्द्वानी में अभी पिछले 2-3 दिन पहले आए थे वो, तो उन्होंने सख्त निर्देश अधिकारियों को दिया है और उसके बाद भी अगर कोई अधिकारी इसमें कोताही बरतेगा तो उसको निश्चित रूप से उस पर कार्रवाई होगी। सर, 15 नवंबर से पहले खुशी खुल गई और 15 फरवरी तक ट्रांसपोर्टर बेचारे उनके वाहन वैसे खड़े रहे, यानी लाखों करोड़ रुपए का राजस्व का नुकसान हुआ इसी खनन नीति के कारण। देखिए, खनन नीति के कारण नहीं हुआ, अलग अलग लोगों की डिमांड है। उसमें खनन के जो डंपर वाले हैं या जो गाड़ी वाले हैं उनकी व्यवसायियों की अलग डिमांड है, जो व्यवसायी काम करते हैं क्रेशर वाले उनकी अलग डिमांड है। तो ये डिमांड एंड सप्लाई के बीच का गतिरोध है, इसमें सरकार का कोई रोल नहीं है। 2020 में हमारी खनन नीति बनी, उसके बाद वो खनन नीति लागू हुई और जो ये आप कहना चाह रहे हैं कि डंपर वालों की और इनकी इसलिए गाड़ियां खड़ी हैं, हल्द्वानी भी नहीं चल रही है, उसका कारण खनन नीति नहीं है। देखिए, सरकार ने रॉयल्टी कम कर दी, 22 रुपए रॉयल्टी हो गई, लेकिन उसमें क्या है कि डिमांड और सप्लाई का खेल है। कहीं कहीं डिमांड है क्योंकि पूरे देश भर में जगह जगह खनन खुला है, नई नदियां खुली हैं, नई जगह भ्रष्टाचार भी मुक्त कराया, तो कई जगह हमारी लॉटें भी अलॉट हुई हैं, नई अलॉटें भी अलॉट हुई हैं। तो उस वजह से कहीं ना कहीं डिमांड और सप्लाई में दिक्कत है और अब वो उस कारण गाड़ियां अपनी नहीं चल पा रही हैं क्योंकि गाड़ियां वालों की क्रेशर वालों से और क्रेशर वालों की गाड़ी वालों से, इसमें सरकार का कोई रोल नहीं, ये व्यक्तिगत पार्टिसिपेशन का मामला है। सर, आपने कहा कि नकल अध्यादेश लगा के माकन धामी ने अपनी ईमानदारी की मिसाल पेश की है, तो सीबीआई जांच क्यों नहीं करवाने देते? देखिए, अभी आपने हाई कोर्ट का एक निर्णय पढ़ा होगा, हाई कोर्ट ने भी उसमें ये कहा है कि एसआईटी और जो जांच चल रही है उसमें सीबीआई की आवश्यकता नहीं है। अब हम उच्च न्यायालय से ऊपर तो है नहीं। अगर उच्च न्यायालय भी इस बात को मान रहा है कि जो जांच हो रही है वो जांच निष्पक्ष है, बढ़िया है और अच्छे तरीके से हो रही है, तो अगर उच्च न्यायालय में गए थे सब लोग,
काफी लोग गए कि सीबीआई जांच कराए, उच्च न्यायालय ने तो कोई आदेश नहीं करा। माननीय उच्च न्यायालय ने ये कहा कि इसकी आवश्यकता नहीं है कि सीबीआई की जांच कराई जाए। सर, ईमानदारी से आप बताइए, क्या आपको लगता है कि ईमानदारी से किसी बैंक जांच की आवश्यकता है ही नहीं? देखिए, इसमें कोई शक नहीं कि सीबीआई की कोई आवश्यकता नहीं। अगर होगी तो हमारी सरकार निश्चित रूप से उस जांच को कराएगी और सीबीआई से कराएगी, कोई उसमें कहीं को कोताही नहीं है। लेकिन जितने लोग अंदर अभी भेजे गए हैं एसआईटी से और विजिलेंस के माध्यम से, जिनको जांच करी गई है, उन जांचों में भेजे गए हैं, और इतना नकल का इतना सख्त कानून, जो पूरे देश का सबसे सख्त कानून है, वो माननीय पुष्कर सिंह धामी सरकार ने अभी लागू करा है, और इसके परिणाम हमें देखने को मिलेंगे आने वाले समय में। और जो इसमें इन्वॉल्व होते थे लोग, चाहे वो छात्र हों, चाहे वो सरकारी कर्मचारी हों, वो अंदर रूप से जेल में जाएंगे, अंदर जाएंगे इसका नकल विरोधी कानून में। और अभी आपको ज्ञात होगा कि हमने 30% महिलाओं को आरक्षण भी दिया, उस पर भी सुप्रीम कोर्ट ने मोहर लगा दी है। आज माननीय उच्च न्यायालय ने मोहर लगाई है उसमें कि जो क्षैतिज आरक्षण हमने दिया है उसमें उसने कहा है। तो धामी सरकार के किसी भी फैसले में आप देखेंगे कि हाई कोर्ट चाहे सुप्रीम कोर्ट, उसमें वो कहती है कि हम लोग निर्णय बड़े संवेदनशीलता तरीके से ले रहे हैं। ठीक है, कहीं पर अगर कुछ हुआ तो उसको सुधार रहे हैं। सर, मुझे जानना है कि आपके अगर मुख्यमंत्री इतने ईमानदार हैं तो उन्होंने रामनगर के तराई पश्चिमी वन प्रभाग के ईमानदार डीएफओ को 3 महीने में ट्रांसफर कर दिया, और खनन माफिया ने मुझे पहले कह दिया था कि ये डीएफओ किसी भी हाल में नहीं रुकेगा, ट्रांसफर होकर रहेगा। वो लोगों ने पहले घोषणा कैसे कर दी? फिर देखिए, आपसे क्या कहा और आपसे क्या बात हुई इसको तो मैं नहीं कह सकता, क्योंकि कई बार हम ये कहते हैं कि इनका ट्रांसफर हो जाएगा और उनका 2 दिन में हो जाता है, तो इसका मतलब ये मान लें कि उनका ट्रांसफर है। रूटीन भी तो हो सकता है। सर, 3 महीने में रूटीन ट्रांसफर, ये तो देखिए, 3 महीने में छोड़िए, 1 महीने में भी होगा। आवश्यकता जहां जिसकी होगी उसमें सरकार निर्णय लेती है। ये सरकार का निर्णय है, ना आपका, ना हमारा, ना हमारे जनप्रतिनिधियों का। ये निर्णय है सरकार का कि किसकी उपयोगिता, क्या पता आप यहां कह रहे हैं उससे अच्छी उपयोगिता कहीं और हो, जहां उनको भेजा है वहां उनकी उपयोगिता ज्यादा हो। हम ये कैसे मानते हैं कि इसका मतलब उस अधिकारी की निष्ठा पे भी शक कर रहे हैं? सर, तराई पश्चिमी वन प्रभाग सबसे अधिक राजस्व वाला क्षेत्र है। अगर वहां से ईमानदार अधिकारी का ट्रांसफर कर दिया जाता है कि वो 3 महीने यहाँ रहे, एक भी डंपर चोरी का नहीं चला। सर, मैंने दूसरी बात कही, देखिए, अधिकारी की आवश्यकता उसके अनुसार होती है। आप उसकी निष्ठा पे भी शक कर रहे हैं। अगर वो ईमानदार है तो किसी भी क्षेत्र में काम करेंगे तो वहां पर उनकी निष्ठा पर रखी जाएगी, और क्या पता उनकी निष्ठा यहाँ से ज्यादा आवश्यकता वहां पर हो। सर, अगला सवाल पूछने से पहले मैं भाजपा हाईकमान से कहना चाहूंगा कि तरुण बंसल जी वास्तव में बहुत चतुर वाक्पटुता है और आसानी से सवालों को कर गए। मैं इसका आपको साधुवाद देता हूं, मैंने ऐसे नेता बहुत कम देखे। सर, एक सवाल सर और लूंगा आपसे, क्या वास्तव में लगता है कि भगत सिंह कोश्यारी जी के आने से राजनीति में कुछ भूचाल आने की संभावना है? कयास ये लगाए जा रहे हैं कि मुख्यमंत्री को बदलने की संभावना बढ़ गई है। इसको मैं कहता हूं मीडिया ट्रायल। जो माननीय कोश्यारी जी आए हैं, ये रूटीन प्रक्रिया है। भाई, वो वहां गवर्नर थे, वहां से गवर्नर से उन्होंने अपनी इच्छा जाहिर करी कि एक उम्र के कारण, कल भी उन्होंने इंटरव्यू में अपने ये कहा कि उम्र के कारण मैं सक्रिय राजनीति में अब नहीं रहूंगा और मैं पठन पाठन का कार्य करूंगा। जब वो खुद अपने मुंह से कह रहे हैं, आज मैं हूं, अगर मैं ये कहता हूं कि कल को मैं राजनीति में नहीं रहूं, तो मेरा वाक्य को मानेंगे ना। हम मीडिया के वाक्य को कैसे मानेंगे कि भूचाल आएगा? भाई, जब वो खुद ही ये कह रहे हैं कि मैं सक्रिय राजनीति में अब नहीं हूं, मैं अब सिर्फ जो है जनता की सेवा में और इस कामों में अपने जो सामाजिक कार्य होंगे उनमें लगूंगा और पठन पाठन का कार्य करूंगा। और इसी निमित्त उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी जी से उन्होंने इसकी दरखास्त लगाई और उस दरखास्त को उन्होंने सर 2024 के चुनाव के लिए आपने कमर कस ली है, लेकिन अंकिता भंडारी जैसे जो कांड हुए उसमें यह कहा गया कि कहीं ना कहीं संघ भाजपा की कोई संलिप्तता है, इस कारण से मौन कर दिया गया है। ऐसे में 2024 का चुनाव कैसे जीतेंगे आप लोग? कौन सी संलिप्तता की बात कर रहे हैं? अगर जिस अंकिता भंडारी हत्याकांड में कांड हुआ उसकी शीघ्र गिरफ्तारी हुई, हमारे पार्टी के जो लोग थे अगर वो इन्वॉल्व थे तो उनको गिरफ्तारी हुई, उनका निष्कासन हुआ, उनको पार्टी से निकाला गया। वो उसमें जो जेल में है वो जेल में है, उनके खिलाफ कार्रवाई हुई। उनके यहाँ क्या ऐसी कार्रवाई है जो नहीं हुई? जो कार्रवाई, देखिए, कोई भी घटना होती है, घटना के पीछे हमको इस बात पे जानना चाहिए घटना हुई, उसकी कार्रवाई हुई या नहीं हुई। कार्रवाई उसकी जब तुरंत हो गई तो उसके बाद फिर उस घटना में क्या रह गया? मुख्य वीआईपी का नाम। देखिए, इसमें क्या है कि मुख्य वीआईपी का नाम सबने उखाड़ा, मीडिया ने भी उखाड़ा, विपक्ष ने भी उखाड़ा, लेकिन कहीं आया नहीं। क्यों नहीं आया? क्योंकि कोई था ही नहीं। आप कभी होटल में जाते हैं, आप किसी होटल में जाते हैं, रेस्टोरेंट में जाते हैं, कभी ढाबे में जाते हैं, आपकी सीट पे लिखा होता है रिजर्व, तो वो टेबल रिजर्व हो गई, वीआईपी हो गई वो टेबल। ऐसे ही कहीं पर जब होटल और रिसोर्टों में हम जाते हैं तो कई रूम वीआईपी होते हैं जिनमें हम स्पेशल गेस्ट को रुकवाते हैं। जब आप अपने घर में रहते हैं तो गेस्ट हाउस लिखते हैं, गेस्ट रूम। सर, मैं आपसे इसी से जुड़ा सवाल पूछता हूं, मान लीजिए क्या कि आपकी पार्टी का कोई बड़ा मेंबर इसमें जुड़ा हुआ मिला, तो आप उसमें पार्टी का साथ देंगे या उत्तराखंड का हित का साथ देंगे? निश्चित रूप से हम उत्तराखंड के हित का साथ देंगे। सर, एक और सवाल, अब ये नगर पालिका चुनाव आने वाले हैं, यहाँ मुख्य वक्ता के तौर पे थे और ये कहा गया कि इस बार नगर पालिका की सीट बीजेपी को जितनी जीतनी है। सामान्य सीट पे 15 से अधिक उम्मीदवारों के दांव लगे हुए हैं। ऐसी स्थिति में तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि अगर एक को दिया तो बाकी नाराज हो जाएंगे, वो टांग खींचेंगे। अगर ओबीसी की स्थिति होती है तो भी दिक्कत है।
यानी कि ये कहा जा रहा है कि सामान्य के अलावा भाजपा को दूसरी सीट करनी पड़ेगी एससी या ओबीसी। तो सामान्य जो सामान्य दावेदार है वो चढ़ जाता है कि जो सामान्य इतनी ज्यादा है उसके बावजूद ओबीसी एससी रिजर्व कर देते हैं ऐसे आप लोग। देखिए, पहले तो आप ये मानिए कि आरक्षण का विषय हमारा नहीं है, आरक्षण सरकार नहीं करती, आरक्षण निर्वाचन आयोग जो प्रदेश का है वो करता है और उसका एक रोस्टर होता है। रोस्टर चलता है असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर पे। जो उस ऑर्डर में चलती है उस सीटों में कुछ सीटें आरक्षित होती हैं, चाहे ओबीसी में हो, एससी हो, एसटी हो और चाहे जनरल हो। उसका आरक्षण से प्रदेश सरकार का कोई मूल्य नहीं होता, ना उनका कहना होता। रही बात दावेदारों की, तो ये भारतीय जनता पार्टी के सौभाग्य की बात है कि यहाँ पर इतने दावेदार हैं। और कांग्रेस, जब आप मुझसे पूछ रहे हैं कि हमारे यहाँ 15 दावेदार, इसका मतलब वहां दूसरी पार्टी में तो कोई है ही नहीं। तो दावेदार उसी के पास है जिसके पास रस है। रस हमारे पास है तो दावेदार भी तो हमारे यहाँ होंगे, दूसरी पार्टी में कैसे होंगे। और जहां तक दावेदारों की बात है, सब निष्ठावान कार्यकर्ता हैं, जिसको पार्टी को एक को टिकट मिलेगा सब लोग तन मन से लड़ाएंगे और उसको जिताने के लिए काम करेंगे। सर, जब अभी आपने ये कहा कि प्रदेश सरकार ये तय करती है, ये संगठन वो तय करती है, प्रशासन तय करता है कि ये सीट रिजर्व हो या ना हो, तो जब आपने इसका जवाब दिया तो जितने भी सेंटर को देख पा रहे हो वो मन में हंस रहे होंगे, क्योंकि ये संभव ही नहीं है कि विधायक जी की या आसपास के जो नेता हैं उनकी उस सीट को जो करने की अहमियत ना हो, इसलिए सेंटर को देखने वाले आपको जवाब को देखे मन ही मन मुस्कुरा रहे होंगे। नहीं, ऐसा नहीं है। आप मेरे जवाबों को पे ना मुस्कुराएं, आप बिल्कुल आरटीआई लगाएं, आप बात करें। ये निर्वाचन आयोग जो प्रदेश का होता है उसी का निर्णय होता है और उसका एक रोस्टर होता है। आप मतलब मेरे कहने पे आप तो सही कह रहे हैं, लेकिन उसमें दबाव तो होता है ना सरकार का। नहीं होता ना। मैं आपको ये बता रहा हूं, मैं इसका उदाहरण देता हूं। मैं इसमें रहा हूं इन्वॉल्व, मुझे पता है ना। इसमें एक रोस्टर सिस्टम चलता है। आप ऊपर से चलाएंगे, जैसे मान लीजिए हमारे 8 निगम है, तो 8 निगम का एक रोस्टर चलेगा कि कहां से हमारी सीट कौन सी अनुसूचित होगी, कौन सी ओबीसी होगी। तो एक रोस्टर होता है, वो सीरियल वाइज चलता है, 1 2 3 4 5 6 7 8। उसी से उसका आरक्षण होगा। उसमें ऐसा नहीं है कि मेरे मन की आई तो मैंने इसको जनरल कर दिया, मेरे मन की आई तो इसको ओबीसी कर दिया, ऐसा नहीं है। चाह करके भी अगर कोई, जैसे पंचायती राज होता है, पंचायती राज में जब हम ब्लॉक प्रमुख में जाते हैं, बीडीसी में जाते हैं, ग्राम प्रधान में जाते हैं, हम जिला पंचायत में जाते हैं, जब ब्लॉक प्रमुख में जाते हैं, वहां पर भी आरक्षण अगर हम चाहते हैं, कई बार आपने देखा होगा कि कोई मंत्री होता है जो चाहता है किसी को ब्लॉक को नहीं बना पाता क्योंकि वो आरक्षित हो जाती है। वो इसलिए नहीं कि हमने करा, वो तय हम नहीं कर सकते। हम करते तो हम कर ही देते। हमारा बस चलेगा तो हम काफी जनरल कर देंगे, काफी एससी कर देंगे, एसटी कर देंगे, ओबीसी कर देंगे। लेकिन ऐसा नहीं है। ये निर्वाचन आयोग का एक सिस्टम है, उसका एक बायलॉज बना हुआ है। उस बायलॉज के अंतर्गत ही होती है। जहां ओबीसी होंगे वहां ओबीसी ज्यादा होगी। रुद्रपुर की 2 बार से सीट रिजर्व आ रही है, तो रुद्रपुर के लोग क्या जनरल लोग नहीं है वहां, लेकिन वो रिजल्ट आ रही है। काशीपुर की सीट 2 बार से ओबीसी आ रही है, तो क्या वहां जनरल लोग नहीं रहते हैं? लेकिन वो एक नियम है, उसका एक अनुपात है। उस अनुपात के अंतर्गत ही उसमें एससी, ओबीसी, एसटी, जनरल कैटेगरी तय होती है और वो निर्वाचन आयोग की अपनी गणना है। अब इस समय गणना चालू हो गई है ओबीसी की। ओबीसी गणना आपको पता होगा चालू हो गई है, वार्डों में भी उसका परिसीमन चालू हो गया है। उसमें होकर उसके अनुसार होगी, उसके अनुसार सुना होगा। बहुत बहुत धन्यवाद बात करने के लिए। तरुण बसंत जी आप सुन रहे थे, मुझे लगता है कि बहुत शानदार इंटरव्यू था। फिर कभी किसी कठिन सवालों के साथ इनके बाद दोबारा हाजिर होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर बात करने के लिए। थैंक यू सर।